क्योंकि थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल चैप्टर है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है, आपको विजुलाइज करना पड़ता है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि इसलिए मैं छोटू छोटू पार्ट्स में करवा रही हूँ, ज़्यादा एक दिन पोर्शन नहीं करवाती हूँ। कल हम लोगों ने एक वो नेबर्स निकाले थे ना, ये कहाँ गया, एफसीसी की बात करी थी कल हम लोगों ने। यस और नो? यस मैम। एफसीसी में हमने नेबर्स निकाले थे, नेक्स्ट नेबर्स निकाले थे, और नेक्स्ट नियरेस्ट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट निकाला था ना। ठीक है, तो इसमें देखो एक हम लोगों ने ये ले लिया था कि एफसीसी की बात करी थी, तो एफसीसी में हमने ये ले लिया था कि नियरेस्ट कौन था? a/√2 डिस्टेंस पे। ठीक है, एफसीसी में फेस सेंटर्स पे होंगे सारे, तो आपके नियरेस्ट को हमने लिया कितने पे? a/√2 पे। a/√2। हाँ। इसके हाफ को ले लिया था ना, फेस यस मैम। सेंटर से जो भी डिस्टेंस था उसको ले लिया था हमने a/√2 पे। तो ये कितने आए थे अपने नियरेस्ट नेबर? 12। 12 आ गए थे। नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा लिया था हमने डिस्टेंस? a डिस्टेंस पे एज लेंथ पर। एज लेंथ पे लिया था नेक्स्ट को, हाँ, या कोई और थी? एज लेंथ पे ही था। अच्छा, और अगला लेंगे तो a/√2 पे लेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम लोग लेंगे ना, तो a/√2 पे जो हमने लिया था वो गलत ले लिया था। कैसे? देखो इसमें एक ये वाली भी तो आ सकती है, अगर हम बात करें, एक इसका हमने हाफ लिया है ना, और एक आप बोल रहे हो इस पे ए पे ले लिया है ना, और एक हम ये भी ले सकते हैं क्या, अगर इस कॉर्नर को लो तो इस कॉर्नर से अगर इसके फेस सेंटर को मिलाओ, ये नीचे वाले के, तो ये लेंथ क्या होगा? इसको x मान लो अगर, तो ये लेंथ क्या होगी? इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मैथमेटिकली आता है √3/√2a। ऐसे भी लिख सकते हो, ये आती है वैल्यू। ठीक है, तो ये होगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट की डिस्टेंस। अब एक क्यूब में देख लो ऐसे कितने आ रहे हैं, ये बात तो समझ में आई ना, कहाँ से मिला रहे हैं? जो भी हमने एटम लिया है उस एटम के ये वाले फेस से मिला दो, तो एक क्यूब में ये कितने आ जाएंगे अगर यहाँ से यहाँ मिला रहे हो तो? येलो से कर देते हैं। एक क्यूब में तो एक ही आएगा। एक ही आएगा? अच्छा, और फेसेस से नहीं बन सकता दो ये? हो जाएगा, एक ऊपर वाले से मैम नीचे 2 वाले हो से। जाएंगे अगर ऊपर वाला भी। अगर ऊपर वाला भी ले लें तो 2 हो जाएंगे, और भी हो सकते हैं क्या? पर ये ऊपर वाला ऐसे आएगा नहीं ना।
ऊपर वाला तो कैसे लोगे? ऊपर वाला देखो, ये वाली जो फेस है, हम अगर एक और क्यूब रखते हैं ऊपर जैसे हम अगर कर इसको रहे हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना, तो आपका ये इसके नीचे इस फेस पे, अगर ये वाले फेस पे तुम जाते हो, इधर वाले पे, तो इस फेस पे तो तुम्हारा, अगर यहाँ पे जा रहे हो आप फेस सेंटर पे, तो ये तो आपका वही हो गया है, ए बाई रूट 2। ठीक है। और अगर इस पे ऊपर वाले पे जा रहे हो तो ऊपर वाले पे भी वही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? फिर उसके बाद अगर तुम इधर सामने वाले पे गए थे तो भी, तो 3 में तो वही बात हो गई, इस पे और इस पे। अब जो इधर वाला है, ठीक है, और या इधर पीछे वाला जो है, बैक साइड वाला, नीचे वाला तो क्लियरली दिख रहा है, इस पे क्या होगा, इसकी बात कर रहे हैं। एक बैक साइड वाला और एक ये वाला, इधर वाला, लेफ्ट साइड बोल दो अगर। इसको राइट बोल देते हैं, राइट साइड। ये एबव है और ये नीचे वाला बिलो। बिलो में तो दिख रहा है आपको कि ये डिस्टेंस आ रही √3/2 ए। मैम अबव और राइट पे थोड़ी आ पाएगा। एबव और राइट पे नहीं आ पाएगा, वो तो बोल दिया ना मैंने। देखो जो सामने वाला फेस है, फ्रंट फेस है, ठीक है, और जो इस कॉर्नर से अटैच, अगर हम फ्रंट फेस की बात करें तो उस पर भी नहीं आएगा। उस पर अगर आप उससे मिलाओगे सेंटर से, फेस सेंटर से, तो वो तो डिस्टेंस वही वाला आ जाएगा। और अगर इस पे जो ये वाला है, इस पे करोगे तो भी वही आएगा। और आपका 1 2 और इस पे सामने वाले बैक साइड वाले पे आएगा क्या? एबव पे भी हाँ, नहीं है। बैक साइड पे आ सकता है। बैक साइड पे वही लेंथ मिलेगी हमें फेस सेंटर पे अगर। यस भाई 3 फेस ऑक्यूपाई हो गए, एक ऊपर वाला और एक इधर वाला और एक ये आपका ये सामने वाला, ये 3 तो आपके ऑक्यूपाई हो गए। तो 3 ही तो बचे, 6 ही तो फेस है टोटल। तो बाकी 6 पे आएगी क्या, ये लेंथ मिलेगी क्या, अगर फेस सेंटर से इसको मिलाओगे, इस पॉइंट को फेस सेंटर से यस मैम। मिल जाएगी। तो इसका मतलब अपने को देखने से क्या लग रहा है कि अगर हम 1 क्यूब की बात करें तो इसमें कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं क्या, ये वाले? मैम एक तो बिलो पे मिल रहा है, एक बैक साइड पे मिल रहा है। हाँ, और एक बार और तुम्हें दिखाती हूँ। कौन आया? अच्छा, फेसेस कितने हैं अपने पास? इसको एबव बोल दो, ठीक है, इसको तुम लेफ्ट बोल दो, इसको राइट बोल दो, इसको बिलो बोल देते हैं, और एक सामने की तरफ होगा उसको फ्रंट कह देते हैं, और ये पीछे की तरफ हो गया एक बैक। यही फेसेस हैं अपने, ठीक है। अब अगर हम इस कॉर्नर की बात कर रहे हैं, इस एटम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इस एटम के रिस्पेक्ट में 3 फेसेस तो ऐसे होंगे जिस पे क्या हो जाएगा, अगर एबव की बात करो तो वो फेस सेंटर को करेगा, मतलब उसके लिए डिस्टेंस आपका यही वाला हो जाएगा, a/√2। अगर यहाँ से मिलाते हो आप। एक ही अगर फ्रंट वाले की बोलो तो उसको भी अगर आप मिलाओगे तो यही डिस्टेंस आ जाएगा। 2 हो गए आपके। और एक अगर ये लेफ्ट वाले को बोलो तो इसके लिए भी डिस्टेंस यही होगा क्या? अब क्लियर हुई बात? यस
आयुष आपको क्लियर हुई? आप पूछ रहे थे ना? हाँ ये सब। बाकी बच गए 3 अपने। कौन कौन से बच गए? एक तो बिलो बच गया, एक राइट बच गया, और एक आपका कौन सा बच गया? बैक वाला बच गया। अब बताओ कि बिलो वाले से तो क्लियरली फिगर से आपको दिख रहा है कि ये चीज़ मिल रही है। कौन सी लेंथ मिल रही है अपने को? a√3a बाई √2, ये वाली लेंथ। इससे मिलेगी क्या? बैक वाले से। बैक वाले से भी मिलेगी मेरे ख्याल से। हमें बैक से मिल जाएगी। बैक से भी मिल जाएगा यहाँ पे, अगर हम मिलाएंगे तो यही लेंथ मिलेगी, और राइट से भी मिल जाएगी। इसमें हम राइट से ये अपने को ऐसे 2D में देख रहे हैं ना अपन, तो कोई बड़ा कोई छोटा दिख सकता है, लेकिन जब क्यूब के अंदर देखेंगे तो सेम आएगा ना ये। तो इसका मतलब बैक पे, राइट पे, और आपका किस पे मिल गया? बिलो पे मिल गया, 3 पे मिल गया। तो एक अगर क्यूबिक यूनिट सेल है आपकी, तो उसमें कितने दिख गए आपको? 3 दिख गए। अब नियरेस्ट और नेक्स्ट नियरेस्ट, इनको देखने के लिए मैंने क्या बताया था कि आप क्या एज्यूम करोगे कि 4 रूम है इस तरीके से, और उनके ऊपर भी 4 है ना? ऐसे बताया था ना? 24 हो गई। हाँ, तो अगर आपका ये वाले एटम को आपने सपोज लिया है, तो ये वाला एटम क्या है? आपके चारों में आ जाएगा। चारों में आएगा ना? किसी को भी ले लो, अगर इसको लोगे तो फिर इधर से 4 बनाने पड़ेंगे आपको। तो 4 नीचे और 4 ऊपर, कितने हो गए आपके? 24। 24 हो जाएंगे। ये FCC में क्या है? नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर्स। सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। कल हम लोगों ने ये शायद गलती से 12 कैलकुलेट कर लिए थे, इसलिए मैंने वो वाली स्लाइड को हटा दिया था। लास्ट में था वो, लास्ट में किया था हमने। बोलो। 12 बन रहे हैं, 24 से कुछ। क्या क्या क्या? फिर से मैं कह रही हूँ 24 कैसे बने? मैं तो 12 ही बन रही हूँ। आपके 12 भी बन रहे हैं? कैसे? इधर, और अगर बगल में एक बॉक्स लग जाता है तो 3 उधर। ये देखो, नेबर्स को कैसे सोचना है। मान लो ये वाला आपका है, इस पे आप ये वाले पॉइंट को बोल रहे हो, इस पॉइंट को बोल रहे हो आप, ठीक है? इस कॉर्नर को, सपोज इस कॉर्नर को लिया, तो ये सारे में जाएगा ना, सारे में ये सिचुएशन बनाएगा। 4 बॉक्सेस हैं, 4 ये होगा, ठीक है? और 4 इसके ऊपर है। 4 रूम नीचे की तरफ है, ग्राउंड फ्लोर पे, और 4 रूम कहाँ पे है? इसके ऊपर है, तो ऊपर वाले में भी तो जाएगा। अच्छा ओके, ठीक है। 8 हो गए ना? अब क्लियर है कि FCC में आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर कितने हैं? 20। देखो, अगर विजुलाइज कर पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करोगे आप? थोड़ा सा लर्न करोगे। ये तो कोई FCC का डायग्राम है, वो 3 प्लेन्स दिखाए थे ना हम लोगों ने उसके। अब कल हम लोगों ने बात करी थी, वॉइड्स की बात की थी, है ना? तो वॉइड्स में हम लोगों ने कितने तरीके के, पहले तो 2D में देखे थे कि 2D में कैसे कैसे बन रहे हैं, और 3D में कैसे कैसे बन रहे हैं। 2D में आपके ट्रायंगुलर बना था, उसमें हम लोगों ने कैसे स्फेयर्स को कैसे प्लेस कर दिया था, ऐसे ट्रायंगल शेप में अगर हम इस तरीके से फेस कर देते हैं तो अपना ट्रायंगुलर वॉइड बन जाता है 2D में। और इसमें हमें इम्पॉर्टेंट क्या रखना है, ये याद रखना है, ठीक है? R = 0.155 R। अब इसमें बाद में चल के हम लोग ये निकालेंगे R/R, इसको बोलते हैं रेडियस रेशियो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस रेशियो। अब ये जो बीच में वॉइड मिल रहा है, इस वॉइड के लिए इसमें अगर हम कोई एटम प्लेस करते हैं, सपोज ये जो हमें वॉइड मिला,
इसमें अगर तुम कोई एटम प्लेस करते हो तो उसकी रेडियस क्या हो सकती है, वो होगी r, और उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेडियस रेशियो। ठीक है, अभी रेडियस रेशियो का एप्लीकेशन बताएंगे आपको, 2D में तो कोई काम नहीं है इसका, 3D में काम। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्क्वायर वाले की। तो स्क्वायर वाले में क्या कर दिया, इस तरीके से रख लो कि ये स्क्वायर बना दे आपका। अब स्क्वायर जब बनाएंगे तो अगर बीच में कोई एटम प्लेस करो और उसकी रेडियस अगर r हो तो उसके लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वाला डिस्टेंस हमें पता है, ये वाला पता है, ये वाला पता है, भाई ये r और ये बीच में आ गया आपके क्या, एक तो ये r आ गया यहाँ तक 2r, और ये आ गया छोटा वाला 2r। इसको यूज़ करके हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे भी रेडियस रेशियो निकाल लिया। तो यहाँ पे भी रेडियस रेशियो की अगर बात करो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यस और नो? यस। इसके बाद बात हम कर रहे हैं 3D में। 3D में देखो दो तरीके के वर्ड्स, वैसे तो 3 तरीके के होते हैं वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स में, और थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन भी हो सकता है, लेकिन आइडियल कंडीशन को हम लोग पढ़ते हैं उसमें 3 तरीके के हमें पढ़ने बेसिकली। एक तो टेट्राहेड्रल है, दूसरा ऑक्टाहेड्रल है, और तीसरा जो होता है वो सिंपल क्यूबिक में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्यूबिक वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्यूबिक को ही देख लेते हैं, कहाँ गया ये क्यूबिकल वर्ड। क्यूबिकल वर्ड में क्या है, जैसे क्यूब है आपका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है अपनी, तो एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं सिंपल क्यूबिक में, पता ही है आपको। सिंपल क्यूबिक की अगर बात करते हैं तो कॉर्नर्स पे होते हैं। अब कॉर्नर्स पे एटम होते हैं तो बीच में एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली तो फिल कर नहीं देते इसको, तो एक वॉइड क्रिएट होगा। इसको हम कौन सा वर्ड बोलते हैं, क्यूबिकल वर्ड। इस क्यूबिकल वर्ड में अगर हम लोग कोई एटम प्लेस करते हैं, अंदर रखते हैं, तो उसको भी स्फेयर मानेंगे, और वो भी स्फेयर है, उसका रेडियस अगर r है सपोज, तो हम लोग इसके r और इसका रेडियस रेशियो अगर कैलकुलेट करें तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। हमने क्या किया, इसके एक ये फेस डायग्राम, ठीक है, बीच में यहाँ पे वॉइड होगा, बीच में वॉइड हो। तो अगर आप फेस डायगोनल ले लो तो फेस डायगोनल को अगर देखो तो एक एटम इधर, एक एटम इधर, और ये बीच में अपना वॉइड, इसको ही दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, एक एटम की रेडियस ये हो गई r, वॉइड का रेडियस r होगा, पूरा स्फेयर होगा तो 2r हो गया, और ये r होगा। ठीक है, ये क्या है अपना, सॉरी बॉडी डायगोनल, नॉट फेस, ये बॉडी डायगोनल है। तो अगर आप देख रहे हो बॉडी डायगोनल क्या आ रहा है यहाँ पे, 2r प्लस 2r इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, a√3 होती है। अब ये वैल्यू अगर हम रख दें, और हमें पता है कि क्यूबिकल यूनिट सेल में a इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में a इज इक्वल टू 2r होता है ना, क्योंकि ये स्फेयर्स ऐसे कॉर्नर पे दिखाए गए पर एग्जैक्टली ऐसे होते हैं, अटैच होते हैं एक दूसरे से, ये एज लेंथ बनाता है। तो 2r इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा सॉरी, अब रेडियस रेशियो निकालना है हमको। रेडियस रेशियो है स्मॉल r बाई कैपिटल R, तो ये 2r से डिवाइड कर दोगे अगर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, √3। तो r बाई r क्या आ सकता है अपना, √3 - 1/2 आ जाएगा।
बाई 2 रूट 3 माइनस जाएगा, सिर्फ रूट 3 माइनस वाई के रहेगा, 2 तो कट गया। अच्छा सॉरी 2 तो हो गया। 2 नहीं आएगा। हम्म। तो ये अपना 0.732 आ जाएगा। यस। ठीक है, तो क्यूबिकल वॉइड के लिए अगर हमें क्यूबिकल वॉइड में प्लेस करना है किसी एटम को, तो उस एटम का रेडियस क्या होना चाहिए? 0.732। ठीक है, और ये बहुत कम प्रेजेंट होता है, और उसका रेडियस 0.732 नहीं होना चाहिए, उसका रेडियस रेशियो 0.732 होना चाहिए। अब जैसे मान लो इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। और वॉइड में हमेशा किसको प्लेस करते हैं हम लोग? कैटायन को प्लेस करते हैं। और अदर उस पे क्या होगा? एनायन। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है। अब सपोज मान लो किसी कैटायन के लिए, ये कैटायन का रेडियस है, सपोज आपको ये दिया हुआ है 200 पिकोमीटर, ठीक है, और किसी एनायन का रेडियस मान लो आपको दिया हुआ है सपोज 303 pm, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इसको क्यूबिकल वॉइड में आप प्लेस कर सकते हो क्या? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रेडियस रेशियो निकालना पड़ेगा। और रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस रेशियो होता है जिसको हम लोग R प्लस बाई R माइनस कहते हैं, यही है R बाई R। ठीक है, तो ये क्या है? रेडियस ऑफ स्मॉलर स्पीसीज, स्मॉलर आयन, एंड रेडियस ऑफ बिगर। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को। स्मॉलर की आपकी है 200 और बिगर की कितनी है? 303। ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे और रेशियो देखेंगे कि बाई 0.732 अगर उस तरीके का आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको प्लेस कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ये वाला क्यूबिकल वॉइड, इसमें ये देखो 8 क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है कि वॉइड में आप जिस एटम को प्लेस करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? 8 ही होता है ना? यस और नो? भाई यहाँ पे वॉइड होगा, Yes. 4 पीछे वाले, 4 ये आगे वाले। ठीक है, इसमें रेडियस रेशियो अगर आपका 0.732, इससे आपका आता है कि ये होना चाहिए कितना? लेस देन 1 होना चाहिए, और 0.732 के इक्वल हो जाए, या 0.732 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो अगली बात करते हैं। बेसिकली ये रेडियस रेशियो निकाला किस लिए गया है कि विच कैटायन शुड बी नहीं, कैन बी प्लेस्ड इन वॉइड। कौन सा कैटायन आप वॉइड में प्लेस कर सकते हो? अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर कोई जैसे NaCl का स्ट्रक्चर अलग होगा, ZnS जिंक सल्फाइड का अगर स्ट्रक्चर देखो तो अलग होगा, है ना? उसमें वॉइड्स आपके कौन से को, जिंक सल्फाइड वाले को NaCl बना सकते हो क्या? NaCl को जिंक सल्फाइड बना सकते हो क्या? CSCl को बना सकते हो क्या? जितने भी ये आयनिक क्रिस्टल्स हैं, वो आयनिक क्रिस्टल्स ऐसा नहीं है कि सबके लिए रेडियस रेशियो सेम है, सबके लिए अलग अलग पोजीशन है, और सबके लिए रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग उसमें वॉइड डेवलप होते हैं, और उस वॉइड में वो पॉजिटिव आयन फिक्स होता है। जैसे जिंक सल्फाइड की अगर बात करेंगे तो जिंक सेंटर में होगा, और आपके सल्फाइड S-2 का होंगे, बाहर की तरफ होंगे, इसको आपको सराउंड कर। क्लियर? यस मैम।
ठीक है, और ये नंबर बताएगा कि ये सराउंड कितने एटम्स करेंगे उसको। अब हम आ जाते हैं अपने टेट्राहेड्रल बॉन्ड। ठीक है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड देखो, सबसे पहली बात कि आपके 4 से बनेगा, 4 एटम्स सराउंड करेंगे। ठीक है, होगा कैसे, जैसा कि आपने मीथेन का स्ट्रक्चर तो देखा ही है ना, मतलब समझाइए। यहाँ पे वॉइड है, सेंटर में क्या बन जाएगा, यहाँ वॉइड बन जाएगा, ये एटम्स है। अब इसको देखोगे कैसे भाई, मान लो इस तरीके से कुछ है, 3 एटम्स मान लो ये ट्रायंगल में और एक इसके ऊपर आ गया, 3 एटम्स अप्रॉक्स ट्रायंगल में और ये इसके ऊपर आ गया। अगर इस तरीके की प्लेसिंग हो रही है तो क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड। क्लियर हो रही है बात? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे भी रेडियस रेशियो निकाला जाएगा कि क्या टेट्राहेड्रल अगर बॉन्ड बन रहा है तो उसमें रेडियस रेशियो क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग। अब देखो, जैसे यहाँ से सेंटर से बात करोगे, अगर हम लोग बात करें सेंटर से, सपोज यहाँ पे बॉन्ड बनता है, बीच में कहीं इसके बनेगा। ठीक है, अगर वहाँ से बात करेंगे हम लोग और इनको आप मिलाओगे, तो जब इनको मिलाओगे यहाँ से तो ये एंगल 109.28 मिनट बन रहा है ऊपर वाले से। ठीक है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो ये जो एंगल आएगा जिसको हम 20 से मिलाएंगे, वॉइड से मिलाएंगे, वो θ/2 आएगा। ये अपना थीटा है, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का एंगल होता है थीटा, उसका हाफ क्या है, ये वाला है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में वही इक्वेशन लगा देंगे हम लोग, sin थीटा इज इक्वल टू दिस, और आपका θ/2 आपका हो जाएगा 54 डिग्री, और 54 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे, ठीक है। अपने को याद क्या रखना है इसको। अब यहाँ पे अगर रेडियस रेशियो बोलो तो क्या आ जाएगा, 0.225 आ जाएगा। यस और नो? यस मैम। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड की। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि कितने एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे, कितने एटम्स उसको वो करेंगे, 6। ठीक है, अब 6 को कैसे दिखाया गया, 4 मान लो एक प्लेन में, ये 4 आपके एक प्लेन में हो, एक ऊपर है, एक नीचे है। ठीक है, अब इनके बीच में जो वॉइड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ इसके बीच में जो वॉइड क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है इतनी बात? अब इसको देखो, इस स्ट्रक्चर को 2 तरीके से देखो। एक आप ऐसे देखो, ये 4 है, एक ऊपर और एक नीचे, देख पा रहे हो। अब यहाँ बीच में जो वॉइड क्रिएट हुआ वो वॉइड हो गया ऑक्टाहेड्रल। उसका शेप कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल का। ठीक है, अब ऐसे भी देख सकते थे और इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, जैसे कल बताया था आपको। इसको तो हमने ऐसे देखा, अगर तुम टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, इस टाइप का। ये टॉप व्यू है, ये वाला व्यू कौन सा है, टॉप व्यू। ठीक है, और अगर आप इधर सामने से देखो तो सामने से कैसा दिखेगा, सामने से आपको ऐसा दिखेगा, ये 3 बॉल्स है, 3 स्फीयर्स है, और इसके पीछे क्या है, ऐसे 3 स्फीयर्स है। बात को समझ आ रही है? यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इस तरीके से अपोजिटली 3 अगर स्फीयर्स हैं तो आपका क्या क्रिएट करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्रिएट करेंगे।
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए अगर हम लोग रेडियस रेशियो निकालते हैं तो R/R आता है आपका 0.41। ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ एक और, डायग्राम था अच्छा सा, अच्छा डायग्राम डाला था। ये देखो ये FCC है, देख पा रहे हैं सब लोग? FCC है। इसको ये वाले FCC को इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके दिखाया गया है। ये देख रहे हो इक्विवेलेंट दिखाया गया, ठीक है। और ये वाला भी अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ से देखो, इधर से इन प्लेन से देखो, ये यहाँ पे कोई खड़ा होकर अगर देखो कैसे दिखेगा इसको, यहाँ पे एक एटम, फिर उसके बाद एक ट्रायंगल बनाता हुआ, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता है। देख पा रहे सब लोग? यस मैम। अभी ये जो है ना SCP, इसकी मेन इन्फॉर्मेशन तो आज बता दूंगी, इसका डेरिवेशन बाद में बताऊंगी, क्योंकि डेरिवेशन आता नहीं लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में इसमें से कुछ पूछ लेते हैं। क्लोज पैकिंग में SCP और FCC में आपको डेरिवेशन पूछ लेते हैं। क्यूबिकल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। अब हम बात करते हैं इन वर्ड्स की पोजीशन की, कि कहाँ कहाँ पे होंगे ये वर्ड्स। कल ऑक्टाहेड्रल पे एक क्वेश्चन बता दिया था आप लोगों को, वो सर्कल वाला स्फेयर्स दिखाए गए थे। यस मैम। ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड और इनका वो भी बता दिया होगा आपको। ऑक्टाहेड्रल वर्ड अगर हमें कैलकुलेट करना है नंबर, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड का नंबर होता है Z। उस क्यूबिक सिस्टम के लिए जो भी Z होगा वही होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड का नंबर। और अगर हमें टेट्राहेड्रल वर्ड निकालने हैं तो उसका नंबर होता है 2 × Z। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग किसके लिए अप्लाई करते हैं? एक तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए और दूसरा CCP के लिए, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, जिसको हम लोग FCC भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे अगर ऑक्टाहेड्रल अगर Z = 4 है, CCP में यही होता है। यस मैम। तो इसमें आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड का नंबर क्या आ जाएगा? कितने वर्ड होंगे एक यूनिट सेल में? 4। और टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ये तो सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप फॉर्मूला भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी हम बात करते हैं पोजीशन की। भाई वर्ड प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होंगे? ठीक है। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल की,
सिग्निफिकेंट है इसमें। देखो जैसे मान लो हम ये कॉर्नर लेते हैं, ठीक है, ये वाला कॉर्नर अगर ले लो, ठीक है, और इस वाले फेस का सेंटर ले लो, इस वाले फेस का सेंटर ले लो, और एक एबव वाले फेस का सेंटर ले लो, ठीक है। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो एक वॉइड मिलेगा इसके बीच में, इसके बीच में यहाँ पे एक टीवी को मिलेगा, ठीक है। कि पोजीशन क्या होगी इसकी, अगर हम लोग पोजीशन की बात करें तो पोजीशन होती है इसकी, अगर हमने एफसीसी की बात की है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 थे, 8 में से अगर हम पोजीशन देखें तो इसकी पोजीशन होती है कॉर्नर से आप 1/4 डिस्टेंस ले लो, किसका, बॉडी डायगोनल का, तो अगर आप कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस लेते हो बॉडी डायगोनल का, तो बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a होता है ना। यस मैम। तो इसका मतलब आपको √3a/4 इतने डिस्टेंस पे एक वॉइड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और अगर ये इसकी एज लेंथ सपोज a है, अगर हम लोग इसको कट कर देते हैं सपोज 8 मिनी क्यूब्स में, ठीक है, 8 मिनी क्यूब्स में अगर आप कट कर दोगे तो एज लेंथ क्या बन जाएगी इसकी, इक्वल 8 मिनी क्यूब्स में अगर कट करो सिमेट्रिकली, a/2 हो जाएगी क्या एज लेंथ, एक अगर मिनी क्यूब की बात करो, 8 में कट कर दिया हमने, 8 में कट करोगे तो मतलब वही आपने सिस्टम क्या बना दिया, उसको 8 रूम्स बना दिए ऊपर नीचे, और आपने एक को अलग कर दिया। एक मिनी क्यूब को अगर देखो तो इसके लिए क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ अगर बोलो, इसके लिए एज लेंथ अब क्या बन जाएगी, a/2 बन जाएगी। यस और नो। अब अगर हम एक एक को देखते हैं और एक एक के लिए देखें कि हमें वॉइड कहाँ पे मिलेगा एक एक पे, तो अगर वॉइड की पोजीशन देखी जाती है तो वॉइड की पोजीशन इसमें होती है अल्टरनेट कॉर्नर्स के 4 एटम्स ले लीजिए आप, उनके बीच में बनेगा ये वॉइड टीवी। कहाँ पे देखो, जैसे कॉर्नर्स लेते हैं अल्टरनेट, मान लो पहले को उसको आपने ये ले लिया, ठीक है, दूसरा इसको छोड़ दो, ये वाला ले लो, फिर उसके बाद ये हो गया, अब किसको, इसको छोड़ दो, ये वाला ले लो। आप कौन सा ले सकते हैं, एक और अल्टरनेट मिलेगा ना, ये वाला होगा क्या, देख लो किसी में भी कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, अल्टरनेट लेना हमको, ये लिया, ये छोड़ा, फिर ये लिया, फिर ये छोड़ा, फिर ये ले लिया, और इधर से अगर देखो तो इसको छोड़ दिया, ये वाला ले लिया, इधर देखो तो ये छोड़ा हुआ ये ले लिया, इधर देखो तो वही सेम सिस्टम बन रहा। इनके बीच में बनेगा एक टीवी, ठीक है, और ये क्या होगा, इनसाइड, या बोल सकते हो कंप्लीटली इनसाइड
द यूनिट सेल, यूनिट सेल के बिल्कुल अंदर होते हैं टेट्राहेड्रल बॉन्ड। क्लियर है बात? Yes. अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें। अगर इसकी बात करें तो इसकी दो लोकेशंस होती हैं। एक होती है आपकी बॉडी सेंटर पे, और दूसरी होती है आपकी ऑल एज सेंटर्स पे। ठीक है, एक तो होगा बॉडी सेंटर पे और दूसरी कौन सी पोजीशन होगी? एज सेंटर्स पे। देखो, अगर हम लोग ले लें इसको, एक वर्ड आपका बन गया यहाँ पे, ठीक है, और बाकी कहाँ पे बनेंगे? एस सेंटर। अब मान लो आपका एफसीसी है, तो एफसीसी में z इज इक्वल टू कितना होता है? 4 होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे आपके इसमें? 4 बनेंगे। यस और नो? Yes, ma'am. यस और ये जो एज सेंटर्स पे बन रहे हैं, इनकी पोजीशन और क्लियर करते हैं। ये जो वॉइड होगा, वॉइड इज सराउंडेड बाय 2 कॉर्नर्स स्फेयर्स एंड 4 फेस सेंटर्ड स्फेयर्स। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वॉइड किससे किससे सराउंडेड है? 2 तो कॉर्नर से, और किससे सराउंडेड है? 4 फेस सेंटर्ड स्फेयर से। ठीक है, 4 फेस सेंटर्ड स्फेयर्स एफसीसी है, तो इसमें फेस सेंटर भी बना देते हैं। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, एक ही पीछे वाला, एक इधर, एक फ्रंट वाला। ठीक है, तो ये किससे किससे होगा? एक तो 2 तो कॉर्नर से, और 4 किससे सराउंडेड होगा? फेस सेंटर्ड स्फीयर से। फेस सेंटर्स दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 ऐसे करके रेगुलर में लेंगे तो यहाँ पे कहीं पे बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम लोग कोई 3D में दिखा पाते हैं, अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं एज सेंटर की, तो एज के सेंटर पे जो एटम होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है आपका? मतलब कितने यूनिट सेल में जाता है? कितने यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन होता है?
H के सेंटर्स पे जो होगा एटम। बताइए। 4 यूनिट्स 4 में 4। जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कोई एटम प्लेस करते हैं या किसी वॉइड की अगर बात कर रहे हैं तो उस वॉइड का जो भी पार्ट होगा वो कितने में जाएगा, 4 यूनिट सेल में जाएगा। तो एक अगर यूनिट सेल में उसको कंट्रीब्यूशन बोलो तो कितना हो जाएगा, 1/4। कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट वॉइड कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो अगर इफेक्टिव एटम देखो या इफेक्टिव नंबर ऑफ वॉइड देखो तो कितने बनेंगे, ये वाले एजेस कितने हैं अपने पास, सारे एज सेंटर्स पे हैं तो एजेस कितनी हैं, 12 एजेस हैं। और नंबर ऑफ इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, एक एच पे अगर हम एक वर्ड बनाते हैं तो कंट्रीब्यूशन है 1/4, तो टोटल में कंट्रीब्यूशन 3 आ गया क्या, यस और नो? यस मैम। ठीक है, टोटल में 3 आ गए वर्ड नंबर। और एक आपका, ये तो एच सेंटर की बात थी, एक आपका बॉडी सेंटर पे भी तो बताया था, 2 पोजीशन बताई थी। बॉडी सेंटर वाला तो बिल्कुल इनसाइड होगा, वो और किसी में नहीं जाएगा। बॉडी सेंटर वाला जो वर्ड होगा ओ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, वो कहाँ होगा, इनसाइड होगा, बिल्कुल किसी में कंट्रीब्यूट नहीं होगा, तो उसको हम पूरा 1 का 1 मान सकते हैं। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने आ गए, 1 + 3 आ गए, दैट इज इक्वल टू 4। यस और नो? ठीक है, पोजीशन पता लग गई, पोजीशन कहाँ कहाँ पे होगी, एच सेंटर्स पे होगी, एच के सारे एच के सेंटर्स पे। और आपका एग्जैक्टली एच सेंटर पे नहीं, एच सेंटर पे तो करेंगे तो सारे 12 के 12 हो जाएंगे, इनके बीच में होगी। एक डायग्राम देखा था ना हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल वर्ड में, दिखाया नहीं इन्होंने, ये तो एक उसको दिखा दिया है। चलो इतनी बात तो क्लियर हुई ना, नंबर क्लियर हुआ और कहाँ कहाँ पे पोजीशन है वो क्लियर हुई। पोजीशन को मैं आपको एक वीडियो से भी दिखा दूंगी, मैं आज एक वीडियो देख रही थी पर मेरे वो उसको डाउनलोड नहीं हो पाया। इतनी बात क्लियर है सबको? यस मैम। वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर कितना है, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर कितना है, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम से सराउंड होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने एटम से आपका सराउंड होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन देख करके निकाला। नेक्स्ट हम लोग करते हैं बात रेडियस रेशियो की। ठीक है, देखो रेडियस रेशियो की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर ली हमने, तो अब हम जो वॉइड है उसमें रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग कैसे कैसे देखते हैं। देखो जैसे मान लो रेडियस रेशियो आपका है 0.155 से छोटा है आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव जो कैटायन है और ये नेगेटिव जो है इसका रेशियो 0.155 से छोटा अगर आता है तो इस केस में हमको मिलता है लीनियर वॉइड और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। तो ये किस टाइप का मॉलिक्यूल होगा इसको हम लोग देख सकते हैं।
लीनियर का मतलब ये जो रिलेशन है ना लीनियर का, ये आपका है ज्योमेट्री से रिलेशन। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर पढ़ते थे, 2-4 पढ़ते थे ना, कौन से हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते थे? केमिकल बॉन्डिंग में लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता था? sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में, SP। ठीक है। तो उसका कोई एग्जांपल बताओ। sp का कोई एग्जांपल बताओ मॉलिक्यूल। C2H2। C2H2 था। या अगर वैसे पॉजिटिव निगेटिव वाले बोले तो BeCl2 बोल सकते हैं हम लोग। हाँ BeCl2 बोल सकते हैं, ठीक है। BeCl2 लीनियर होता है, और अगर इसमें Be+2 और Cl- इसका रेडियस हम निकालें, और इसके रेडियस को निकाल के रेडियस रेशियो निकालें हम, और अगर ये रेशियो अपना आता है 0.155 से छोटा, तो हम लोग इसको, इसमें जो वॉइड बनेगा वो कैसा बनेगा? लीनियर वॉइड बनेगा, और आसानी से ये क्रिस्टल BeCl2 का बन सकता है। इसी तरीके से अगर ट्रायंगुलर वॉइड की बात करो तो इसमें आपका ये रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा। ये रेशियो आना चाहिए 0.225 से छोटा और 0.155 से बड़ा, ट्रायंगुलर वॉइड में ये चीज़। अब ट्रायंगुलर की बात करो, अगर ट्रायंगुलर वॉइड की, ट्राइगोनल भी बोलते हैं, ट्रायंगुलर ट्राइगोनल वॉइड भी बोलते हैं, तो इसमें हम लोग जैसे प्लेस कर सकते हैं, मान लो BeCl3 की बात करें, ठीक है। तो इसमें Cl- का Cl का रेडियस देखेंगे और B का रेडियस देखेंगे, बोरॉन एटम का रेडियस देखेंगे, और उसको कंपेयर करके देखेंगे कि ये इसमें फिट होगा या नहीं। इस तरीके से ही ये है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कि टेट्राहेड्रल कौन बना सकता है, फिर ऑक्टाहेड्रल कौन बना सकता है, और क्यूबिकल के लिए, क्यूबिकल जो वॉइड होता है उसके लिए कंडीशन है कि इसकी वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? 1 से छोटी होनी चाहिए, और 0.732 के इक्वल हो जाए, या 0.732 से थोड़ी बड़ी भी जाए, ठीक है, लेकिन 1 से छोटी होनी चाहिए, तब ये क्यूबिकल वॉइड में कंसीडर हो जाएगा। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। रेडियस रेशियो पे, जैसे मान लो आपको दे दिया कि Na+ आयन है अपने पास और Cl- आयन है, इसका रेडियस दिया हुआ 104 pm, और इसका दे दिया 181 pm, ठीक है। अब ये तो हो गया पॉजिटिव वाला, तो ये वॉइड में जाएगा, और ये वाला हो गया नेगेटिव, नेगेटिव की रेडियस है, ठीक है, तो ये सराउंड करेगा। अब कौन सा बनाएगा ये क्रिस्टल सिस्टम, इसमें कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगी, क्या बनेगी, वो हमें कैसे पता लगेगा? R+ R-, ये रेशियो निकालेंगे। अब रेशियो निकालो, इसके लिए रेशियो क्या आएगा? कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो इसको, अगर हो किसके पास। 0.5 पॉइंट एग्जैक्ट 0.57 आ रहा है। 0.5, हाँ एग्जैक्ट 0.57, ठीक है। अब देखो ये किस रेंज में आ रहा है। 0.5 वाले को अगर देखो तो किस में आ रहा है ये? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में आ रहा है, ये वाला देखो इस रेंज में आ रहा है ये 0.575, तो इसका मतलब कैसा वॉइड बनेगा इसमें? ऑक्टाहेड्रल, क्लियर है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 का क्या मतलब है? ऑक्टाहेड्रल की रेंज में आया, पहले तो हमें ये पता चल गया। अब वॉइड में हमको किसको डालना है? पॉजिटिव को, तो Na+ पॉजिटिव वॉइड में आ जाएगा, और इसको कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें क्या पता लगा कि 6 जो Cl- होंगे वो इसको सराउंड करेंगे। क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है। अगर ऐसे ही मान लो 0.732 और इसके रेंज में आता ये रेडियस रेशियो, ये वाली रेंज में आ जाता, तो क्यूबिकल वॉइड बनता, और इसको कितने सराउंड करते हैं पॉजिटिव को नेगेटिव? 8।
तो ऐसे इस रेशियो की बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। यस मैम। ठीक है, इसको एक और नाम भी देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में इसको लिख देते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग इसलिए वर्ड बोल दिया क्योंकि यही तो बता रहा है ना आपको कि कौन सा वर्ड बनेगा, किस तरीके के क्रिस्टल में आप इसको फिट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में हम किसी कैटायन को हटा करके किसी कैटायन दूसरे कैटायन को अगर डालना चाहते हैं तो उसको डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, वो कैसे पता चलेगा? रेडियस रेशियो से पता चलेगा। अगर वो उस रेंज में आ रहा है तो हम लोग उसको डाल सकते हैं, अगर वो उस रेंज में नहीं आ रहा है तो हम लोग उसको प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर के लिए दिया हुआ है कि ये ट्रायंगुलर वॉइड है और उसकी सिचुएशन ये R+ और R- दिया हुआ है, और किसी दूसरे R+ का दे रहे हैं आपको कि उसका रेडियस ये है, तो इसको आप उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, नया R+ डिवाइडेड बाई R- निकालेंगे। अगर वो रेशियो उसकी रेंज में आ गया जो पहले से वो था तो हम लोग उसमें प्लेस कर सकते हैं, और अगर नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्लियर? यस। ये बात करी हमने रेडियस रेशियो की। अब देखो फिर से हम आ जाते हैं अपनी पैकिंग पे, जिसका मैं बोल रही थी ना डेरिवेशन। इसमें था, किसमें था, ये तो पुरानी क्लास का। सबको क्लियर हो रही है बात? यस यस मैम। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना आपका, ये इसको थोड़ा सा 2D में विजुलाइज कराने में दिक्कत आती है, यही प्रॉब्लम होता है इसका, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चैप्टर में। अगर आपको चीज़ें जैसे आपको बोर्ड के लिए तो जैसे डेटा अगर याद हो गए ना, डेटा का मतलब किस में Z कितना है, किस में कौन से वर्ड में कितने सराउंड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अगर याद हो गई तो आप क्वेश्चन फटाफट से निकाल लेते हैं। मेंस तक के भी निकाल लोगे, मेंस तक में भी। एडवांस में थोड़ा सा चीज़ों को, अगर आपको पूरा विजुलाइजेशन नहीं है तो आप एटम को अगर कुछ चेंज करेंगे तो आप उसको नहीं बता पाओगे। अब देखो, जैसे क्लोज पैकिंग की अगर हम बात करें तो क्लोज पैकिंग आपको बताई भी थी, 2 तरीके की पढ़ते हैं हम लोग। एक को बोलते हैं CCP और एक को बोलते हैं आपका SCP। ये है आपका हेक्सागोनल क्लोज, और ये है आपका CCP जिसको फेस सेंटर्ड भी बोलते हैं, FCC भी बोलते हैं। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। दोनों केसेस में अगर हम लोग देखें तो 74% आता है पैकिंग फ्रैक्शन। अच्छा खासा पैकिंग फ्रैक्शन है, देख पा रहे हैं आप। अब कौन सी किससे बनेगी? अगर हम SCP की बात करें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो देखो ये डायग्राम देखो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और ये वाली आपकी क्यूबिक, ये क्यूबिक है, ये हेक्सागोनल। कैसे दिखाया गया है एटम्स को? देखो यहाँ पे देखो, अगर एक लेयर है सपोज, इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 ऐसे एटम्स प्लेस हैं और ये सेंटर वाला एटम है। ठीक है, इसके जस्ट अबव अगर इस तरीके से प्लेसिंग हो दूसरी लेयर की, ये एक लेयर है A लेयर और ये दूसरी है B लेयर। उसके बाद फिर से इसी तरीके का सेम पैटर्न अगर ये तीसरी लेयर बनाती है A लेयर, फिर उसी तरीके का सेम पैटर्न अगर B लेयर बनाती है, तो इसको हम बोलते हैं AB टाइप।
ठीक है। और इस पे आपका ये नीचे की तरफ ये जो बनता है ये हेक्सागन बनता है, इसलिए इसको हमने नाम दिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लोज क्यों नाम दिया? क्योंकि मैक्सिमम इसमें पैकिंग फ्रैक्शन मिल रहा है हमको 74%, पॉसिबल मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाता है, इसलिए क्लोज बोला है। हेक्सागोनल क्यों बोला है? क्योंकि इसमें एटम्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ये नीचे के अगर पॉइंट्स को इनको सेंटर्स को मिलाओ तो हेक्सागन बनता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। क्यूबिक क्लोज की अगर बात करें तो क्यूबिक क्लोज में को हम बोलते हैं एबीसी टाइप। इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड है और ये फिर से फर्स्ट आ जाती है। मतलब ये जो फोर्थ लेयर आएगी आपकी वो फर्स्ट के इक्विवेलेंट होगी। पहली, दूसरी, तीसरी और जो फोर्थ आएगी वो क्या होगी? फर्स्ट के इक्विवेलेंट, इसलिए उसको फर्स्ट फिर से नाम दे दिया गया ए से। पैटर्न देखिए, पैटर्न में क्या डिफरेंस है। ये ए है आपकी रेगुलर, जैसी इसमें दिख रही वैसी इसमें। ये बी है, जैसा इसमें है वैसा ही है। सी में क्या चेंज आया, यहाँ पे ए का रिपीटिशन हुआ था, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो सी लेयर है इसकी जस्ट अपोजिट अगर आप देखो इस तरीके से रखे हुए हैं यहाँ पे, और इसका जस्ट अपोजिट सी हो गया और फिर से ये ए हो जाता है। फिर ऐसे ही ए बी सी ऐसे चलता है। सामने से अगर आप देखोगे इसको तो सामने से कैसा दिखेगा? सामने से आपको ऐसा दिखेगा, 6 हेक्सागन में ये 6 आपके रखे हुए हैं और ये आपके 3 हैं, फिर ये वाली ए लेयर, फिर बी लेयर। क्यूबिक को अगर सामने से देखोगे तो क्यूबिक कैसा दिखेगा आपका? ऐसा 6, ये ठीक है। अब हेक्सागन का ये स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं अच्छा ये हेक्सागन यूनिट सेल बनाई गई है, तो ये तो हमें देख के समझ आ जाता है। लेकिन अगर इसकी हम बात करें क्यूबिक की तो हम बोलते हैं इस तरीके की अगर लेयरिंग है तो ये क्यूब कैसे बनाएगा? ठीक है, कैसे बनाएगा? किसी को समझ आ रहा है तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊँ। बताओ। एक डायग्राम अभी आपको दिखाया था पहले, वो जिसमें टिल्ट किया था हम लोगों ने। ये देखो, ये जो लेयर्स हैं आपकी ए बी सी ए, इसको फिर से हमने क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया यहाँ पे, देख रहे हो? इसको टिल्ट करके जब देखेंगे तो ये क्यूब बनेगा। ये वाले की बात कर रहे थे, देख पा रहे हैं आप लोग? यस। ये लाइंस है, जिन लाइंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है। अब देखो एससीपी में हमें और क्या याद रखना है, एससीपी में कैसे हमको याद रखना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। ये डेटा आपको याद है, एक एंगल 120 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरा आपको ये वाली चीज़ याद है। तीसरा हमें ये पता लग गया कि ये कैसी है, ए बी टाइप है, यानी फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर के इक्विवेलेंट हो। अब चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इसी का डेरिवेशन है, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। अगर हम एक यूनिट सेल की बात करें, अगर हम यूनिट सेल की अगर वॉल्यूम निकालें तो वो कितना आता है और पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है 74% है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो यूनिट सेल है उसके लिए अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो वो कितना आता है, दैट इज़ 24√r3। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। और हेक्सागोनल पैकिंग में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, z =
6। अब इसका ही डेरिवेशन मुझे आपको बताना है बेसिकली। और एक और चीज़ बतानी थी आपको, प्लेसिंग बतानी थी इनकी, कैसे कैसे प्लेस होते हैं। अच्छा सा डायग्राम था मेरे पास। डेंसिटी का फॉर्मूला सेम है, आपको पता है ये, है ना। दोनों में वही यूज़ होगा आपका, ए के अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे। 74% दोनों में पैकिंग फ्रैक्शन यही आता है आपका। बस यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा, वहाँ पे यूनिट सेल का वॉल्यूम चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। इफ़ेक्टिव नंबर Z आपको पहले से पता है पर यूनिट सेल, और ये भी आपको मालूम है A और R में रिलेशन, ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं FCC में क्या होता है। मुझे वो डायग्राम मिल जाए तो मैं आपको बता दूँ। पोजीशन, अच्छा काइनेटिक्स का एक्सरसाइज कब करवाऊँ? इलेक्ट्रो का टेस्ट तो हुआ नहीं, काइनेटिक्स का टेस्ट लेना है, उसकी एक्सरसाइज कब करवाऊँ? आप लोगों की NCERT की ना, या फिर लेवल 1 वाली एक्सरसाइज शीट? जो आप पहले बोलो वो करवा दूंगी, मुझे तो सारी करवा